In this video, we look into that what is research process overview. In the field of advanced research methodology, we look at how a research is conducted. सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि रिसर्च क्या होती है। तो रिसर्च बेसिकली क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज है। अब ये जो न्यू नॉलेज है ये हम एग्जिस्टिंग नॉलेज की बेस पर भी कर सकते हैं या कोई क्रिएटिव वे से एक न्यू एरिया ऑफ स्टडी भी एक्सप्लोर कर सकें ताकि हम नए कॉन्सेप्ट्स को जनरेट कर सकें, नई मेथडोलॉजीज को एक्सप्लोर कर सकें और अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है उनको रिव्यू कर सकें, इंप्रूव कर सकें, अपग्रेड कर सकें। तो रिसर्च में सिंथेसिस होता है, एनालिसिस होता है, ऑलरेडी जो रिसर्च हो चुकी है उसके बारे में, और उस हद तक हम सिंथेसिस या एनालिसिस करते हैं कि हमारे पास नई क्रिएटिव आउटकम्स आ जाएं, न्यू रिजल्ट्स आ जाएं, नए कॉन्सेप्ट्स, मेथडोलॉजीज और अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप हो जाएं। सिंथेसिस बेसिकली मिक्सचर को कहते हैं, ये फ्यूजन को कहते हैं, एमलगमेशन। तो एक कोई भी स्कॉलर है जिसने कोई बात कही है किसी सब्जेक्ट के बारे में तो वो उसकी थीसिस स्टेटमेंट है, और सेम सब्जेक्ट के बारे में किसी और स्कॉलर ने बात की है, उस थीसिस का एंटी थीसिस दिया है। तो उस थीसिस और एंटी थीसिस में कुछ चीजें कॉमन है और कुछ चीजें डिफरेंट हैं। तो इनको जब हम मिक्स करेंगे, इनको इन्फ्यूज करेंगे या एमलगमेट करेंगे तो थीसिस और एंटीथीसिस मिलके हमारे पास एक सिंथेसिस डेवलप होगा। एनालिसिस बेसिकली एग्जामिनेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, स्क्रूटिनी होती है, ये स्टडी होती है। ये हम ब्रेक डाउन करते हैं एक बिगर पार्ट को छोटे छोटे एलिमेंट्स में और उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, इंक्वायर करते हैं और नई चीजें एक्सप्लोर करते हैं। तो रिसर्च एक प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट भी करते हैं और एनालाइज भी करते हैं ताकि हम अपनी करंट स्टेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है, ये कॉम्प्रिहेंशन है, उसको इंक्रीज कर सकें किसी भी एक टॉपिक के बारे में या किसी भी एक प्रॉब्लम के बारे में। तो क्रेस्टवेल ने जो रिसर्च की डेफिनेशन दी है वो है कि एक प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप जिसमें हम न्यू इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं ताकि हम अपनी करंट अंडरस्टैंडिंग को किसी भी टॉपिक या किसी भी प्रॉब्लम के बारे में इंक्रीज कर सकें, एनहांस कर सकें। तो रिसर्च प्रोसेस ओवरव्यू में सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम एक एरिया है, फिर है लिटरेचर रिव्यू, फिर है रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस, एंड देन रिसर्च मेथडोलॉजी, data collection, data analysis, interpreting results, drawing conclusions, findings and future directions। तो ये जो तमाम एरियाज है, आने वाली स्लाइड्स में इनको हम वन बाय वन विद एग्जांपल्स समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग रिसर्च प्रॉब्लम। क्यों हमें रिसर्च करने की जरूरत पड़ी, इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कौन सा ऐसा गैप है जो हमने फिल करना है। So basically it involves recognizing the gap, जो भी एरिया ऑफ स्टडी है, ये जो भी नॉलेज है, ये जो भी प्रॉब्लम है उसमें जिसमें हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। So for example इंग्लिश पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, so identifying the decline in reading habits among high school students and its potential causes। So ये एक प्रॉब्लम है कि जो बच्चे हैं उनमें रीडिंग हैबिट्स खत्म होती जा रही। So अब ये वो एरिया है जिसको हम रिसर्च करना चाह रहे हैं। So one may be one of the research problem। एक और एग्जांपल को देखते हैं, investigating the effectiveness of incorporating creative writing exercises into the curriculum to enhance students' language skills। अब another problem कि राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है और इफेक्टिव करना है और उसको करिकुलम का हिस्सा बनाना है। इस पे हम स्टडी करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज को इंक्रीज करेंगे। एक एग्जांपल हम साइंस के सब्जेक्ट से ले लेते हैं, एक्सप्लोरिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन बायोडाइवर्सिटी इन अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम एंड आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। किस तरह बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट हो रही है किसी भी एक इकोसिस्टम में और उसको हम किस तरह कम कर सकते हैं या किस तरह उसको कोप कर सकते हैं। So, ये तीन ऐसे एरियाज हैं, गैप्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं एज अ रिसर्च प्रॉब्लम। तो इनमें से किसी एक के ऊपर हम क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग नॉलेज की बेस पे न्यू नॉलेज क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपनी इंफॉर्मेशन को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इज रिव्यूइंग एग्जिस्टिंग लिटरेचर। अब हमें पता लग गया कि हमारी प्रॉब्लम ये है और वो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है। अब उसके बारे में ऑलरेडी जो काम हो चुका है उसको हम रिव्यू करेंगे, पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू होता है प्रीवियसली पब्लिश्ड रिसर्च स्टडीज का। उसमें आर्टिकल्स भी हो सकते हैं और अदर रेलेवेंट सोर्सेज भी हो सकते हैं। हम अपनी उस टॉपिक के बारे में जो हमारी प्रॉब्लम है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाह रहे हैं और बढ़ाना चाह रहे हैं कि उसका करंट स्टेट ऑफ नॉलेज क्या है उस टॉपिक के बारे में, और मैंने जो प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज लेके चलना है और आगे अपनी मैंने फाइंडिंग और रिकमेंडेशन या अपना एनालिसिस देना है। तो इसको एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। So from English perspective, conduct
conducting a review of literature on the portrayal of gender roles in classic literature to understand societal attitudes towards gender. So अब ये जब हम अपना लिटरेचर रिव्यू कर रहे होंगे तो ये एक पर्सपेक्टिव है, ये एक एरिया है जिसको हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिटरेचर में देखेंगे कि जेंडर रोल्स क्लासिक लिटरेचर में किस तरह प्रेजेंट किए गए हैं और उनका सोसाइटी के एटीट्यूड के ऊपर जेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या असर रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं, रिव्यूइंग एग्जिस्टिंग रिसर्च ऑन द इफेक्ट्स ऑफ अ स्पेसिफिक ड्रग ऑन कैंसर सेल्स टू इन्फॉर्म द डिजाइन ऑफ अ न्यू क्लिनिकल ट्रायल। तो ऑलरेडी जो ड्रग्स यूज की जा रही हैं उनको स्टडी करके हमने एक नया क्लिनिकल ट्रायल करना है और उसमें कुछ इंप्रूवमेंट, कुछ लिमिटेशंस उसकी, कुछ प्रोस, कुछ कॉन्स, या कोई एक ऐसा एरिया जो मिसिंग है उसको फाइंड करने की और अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपनी इंफॉर्मेशन को इंक्रीज करने की कोशिश करनी है। तो बेसिकली इसी तरह चीजें इंप्रूव होती हैं। जैसे कि हम देखें कि आज से 20 साल पहले मोबाइल था ही नहीं, फिर उसके बाद जब आया तो वो किस हालत में था और आज मोबाइल की क्या शक्ल है और आने वाले 10 सालों में मोबाइल की क्या शक्ल होगी। तो बेसिकली गैप्स को फाइंड किया जा रहा है, प्रॉब्लम्स को ढूंढा जा रहा है और उनको सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है और नॉलेज को इंक्रीज किया जा रहा है। फील्ड सेम है, काम वो वही कर रहा है, हम हमारा आपस में कम्युनिकेशन करवा रहा है, लेकिन वो वैसा नहीं है जैसा से 20 साल पहले था और वैसा नहीं होगा जैसा कि आज है आफ्टर 20 years. So after reviewing existing literature, we come to formulating a research question or hypothesis. Hypothesis basically एक theory है, एक suggestion है, ये एक supposition है। मींस हम एक question raise करते हैं या हम एक चीज suppose करते हैं और फिर उस पर काम करते हैं। So it involves articulating a clear and specific research question. बिल्कुल ससिंक्ट, बिल्कुल टू द पॉइंट और फोकस्ड एक रिसर्च क्वेश्चन होगा या हमारी एक हाइपोथेसिस या सपोजिशन होगी कि हम करना क्या चाहते हैं, व्हाट वी एम टू एड्रेस। अपनी स्टडी में किस चीज को हम सॉल्व करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। तो फ्रॉम इंग्लिश पर्सपेक्टिव हम एक एग्जांपल लेते हैं। सो हाइपोथेसाइजिंग दैट एक्सपोजर टू डाइवर्स लिटरेरी जॉनर्स एनहांसेस एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग इन स्टूडेंट्स। सो अब जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ मेरे ज़हन में ये एक सपोजिशन है कि इंग्लिश लिटरेचर जो है और उसके जो डिफरेंट जॉनर्स हैं वो स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी को एनहांस करते हैं। सो मैं ये सोच लेके चल रहा हूँ और अब मैं देखूंगा कि क्या जो मैंने सोचा है वो मैंने सही सोचा है या गलत सोचा है, ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफाइंग रिसर्च प्रॉब्लम एंड रिव्यूइंग एग्जिस्टिंग लिटरेचर। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं फ्रॉम रिसर्च क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। सो हाउ डज द यूज ऑफ मेटाफोरिकल लैंग्वेज कंट्रीब्यूट टू द थीम ऑफ आइडेंटिटी इन मॉडर्न पोएट्री। तो या मैं चीजों को सपोज करूंगा या मैं इनको एज ए क्वेश्चन ज़हन में लेके चलूंगा कि ये वो क्वेश्चन है जिसको मैंने आंसर करना है ड्यूरिंग माय रिसर्च। सो वी टेक अनदर एग्जांपल फ्रॉम साइंस एंड इट इज अ रिसर्च क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सॉइल pH levels and the growth of certain plant species in acidic environments. So pH level केमिस्ट्री वाले लोग ज्यादा समझते हैं। बेसिकली ये किसी भी जमीन का एसिडिक लेवल है, उसमें कितनी तेजाबी खसूसियात पाई जाती हैं या कितनी असासी मींस बेस है या एसिड है। तो अगेन ये एक क्वेश्चन है जो कोई रिसर्चर एक प्रॉब्लम को लेके लिटरेचर रिव्यू करने के बाद अपने ज़हन के अंदर एक एरिया को लेके फिर रहा है कि मैंने किस एरिया पे काम करना है और ये क्या है। तो आफ्टर फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चन और हाइपोथेसिस वी हैव डिजाइनिंग रिसर्च मेथोडोलॉजी। सो ये मैं करूंगा कैसे, जो मेरा रिसर्च प्रॉब्लम है उसके आंसर्स को फाइंड करने तक कौन सा तरीका मैं अपनाऊं। तो बेसिकली हम कोई भी काम करते हैं, गाड़ी का टायर चेंज करते हैं तो हमें टूल्स चाहिए। तो टायर मैंने चेंज करना है, ये प्रॉब्लम है। अब टायर चेंज होगा कैसे, उसके लिए मुझे एक तरीका कार चाहिए और उसके लिए कुछ टूल्स चाहिए। फॉर एग्जांपल गाड़ी को जैकअप करना है, फिर उसके नट्स और बोल्ट्स जो हैं उनको लूज करना है, तो हर चीज के लिए एक टूल चाहिए और एक प्रोसीजर चाहिए, वे ऑफ डूइंग चाहिए। सो मेथोडोलॉजी डील्स विद इट। सो डेवलपिंग अ प्लान फॉर हाउ द रिसर्च विल बी कंडक्टेड। रिसर्च होगी कैसे, शुरू कहां से करेंगे, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे, इसमें हमें हमारे पास मेथड्स कौन से होंगे, टूल्स कौन से होंगे और हमारे प्रोसीजर्स क्या होंगे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के हमें किसी भी काम के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, कुकिंग के लिए जैसे हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, एक रेसिपी चाहिए होती है और फिर एक खास प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने के बाद हम एक एडिबल चीज बना लेते हैं। सो सेम रिसर्च, हमें मेथड्स भी चाहिए, टूल्स भी चाहिए और प्रोसीजर्स भी चाहिए और वो अप्रोप्रिएट भी होने चाहिए। तो फ्रॉम इंग्लिश पर्सपेक्टिव हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, डिजाइनिंग अ क्वालिटेटिव स्टडी यूजिंग इंटरव्यूज एंड टेक्सचुअल एनालिसिस टू एक्सप्लोर द इम्पैक्ट ऑफ शेक्सपियरियन लिटरेचर ऑन स्टूडेंट्स क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। क्वालिटेटिव बेसिकली होता है व्हिच इन्वॉल्व्स कंपैरिजंस एंड बेसिस ऑन क्वालिटीज। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है, स्कॉलरली रिसर्च क्या होती है, ये सारी चीजें एक अलग वीडियो में डिस्कस हुई। सो फ्रॉम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू वी डिस्कस एन एग्जांपल, a researcher designing a study on the effects of a new teaching method on students' learning outcomes
decides to use a mixed method approach, combining classroom observations with student surveys and standardized test scores. So वो जो काम करना चाह रहा है उसके लिए उसने एक मेथडोलॉजी ली है और उसमें उसने कुछ मेथडोलॉजी क्या है, मिक्स्ड मेथड्स अप्रोच है, और उसमें जो उसने टूल्स लिए हैं वो ऑब्जर्वेशंस हैं, सर्वेज हैं और इसी तरह स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट स्कोर्स हैं। तो ये साइंटिफिक के लिए और एम्पिरिकल डाटा के लिए ये चीजें डिफरेंट हो जाएंगी, क्योंकि ये ह्यूमैनिटीज या सोशल स्टडीज के सब्जेक्ट में जो टूल्स होते हैं वो इंटरव्यूज होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, सर्वेज होते हैं, जबकि फिजिकल साइंसेस में ये टूल्स और मेथड्स थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। सो आफ्टर मेथडोलॉजी वी लीड इनटू डाटा कलेक्शन। सो वी गैदर रेलेवेंट डाटा, जो हमारी मेथडोलॉजी है, जिस तरह वो हमें गाइड करेगी और जो हमारे टूल्स यूटिलाइज हुए हैं उस हिसाब से हम अपना डाटा कलेक्ट करें। तो फ्रॉम इंग्लिश पर्सपेक्टिव, कलेक्टिंग डाटा थ्रू सर्वेज and classroom observations to assess the effectiveness of incorporating multimedia resources into literature lessons. assess करना चाह रहे हैं, प्रॉब्लम हमारी है कि मल्टीमीडिया जो है वो यूज करके लिटरेचर लेसन्स को किस तरह इंप्रूव किया जा सकता है, और उसके लिए हमने जो टूल्स कलेक्ट किए लिए हैं वो हैं सर्वेज और क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस। इसी तरह हम हेल्थ की अगर एक एग्जांपल को डिस्कस करें, सो इन अ स्टडी इन्वेस्टिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ स्लीप डेप्रिविएशन ऑन कॉग्निटिव फंक्शन, नींद की कमी का ज़हनी सलाहियतों पे क्या असर हुआ। सो रिसर्चर्स कलेक्ट डेटा बाय मेयरिंग पार्टिसिपेंट्स रिएक्शन टाइम्स। वो देखते हैं कि जिस बंदे की नींद पूरी हुई है किसी भी सर्टेन काम के बारे में उसके रिफ्लेक्सेस क्या हैं, उसका रिएक्शन टाइम क्या है, एंड परफॉर्मेंस ऑन मेमोरी, और याद करने की, मेमोराइज करने की उसकी सलाहियत क्या है आफ्टर वेरिंग स्लीप ड्यूरेशंस। मींस कि एक बंदे ने ज्यादा नींद ली, एक बंदे ने 8 घंटे नींद ली, एक बंदे ने 6 घंटे नींद ली, एक बंदे ने 4 घंटे नींद ली, तो सबके वो नींद के पूरा होने के हिसाब से उनके रिएक्शन टाइम को और उनकी परफॉर्मेंस ऑफ द मेमोरी को ऑब्जर्व करेंगे। अब जो डाटा हमें मिल गया है, हमने कलेक्ट कर लिया है, उसका हम एनालिसिस करेंगे। Analyzing the collected data using appropriate statistical or qualitative techniques to draw meaningful conclusions. जो भी हमारा डाटा इकट्ठा हुआ है उसको हम स्टेटिस्टिकली भी देखेंगे और क्वालिटेटिवली भी देखेंगे, और फिर हम कंक्लूजन्स ड्रा करेंगे कि क्या ये डाटा, ये रिजल्ट्स मीनिंगफुल हैं भी या नहीं। ये जो हमने हाइपोथेसिस या क्वेश्चन रेज किया था, ये उस क्वेश्चन के हिसाब से कहाँ पे फॉल कर रहे हैं। सो फ्रॉम इंग्लिश पर्सपेक्टिव, एनालाइजिंग स्टूडेंट्स रिटन रिफ्लेक्शंस एंड एसेस टू आइडेंटिफाई रिकरिंग थीम्स एंड पैटर्न्स इन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर लिटरेरी वर्क। एक बच्चे ने लिखा, बार बार लिखा, तो हम उससे असेस करना चाह रहे हैं कि जो चीज इसने पढ़ी थी या जो चीज इसने समझी थी उसमें से कौन सी थीम्स इसके ज़हन में बार बार आ रही है, ये कौन सी थीम इसने ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंड की है। तो इसी तरह अगर कॉर्पोरेट सेक्टर की हम एक एग्जांपल लें, सो researcher analyzes survey responses from a sample of employees to identify patterns and correlations between job satisfaction levels and organizational culture factors. So अब ये बेसिकली एनालाइज करना चाह रहे हैं कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनमें से कुछ एम्प्लॉयज का एग्जांपल लिया गया है और वो कोरिलेट करना चाह रहे हैं कि उनका जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है और किस तरह ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है वो उन पे इफेक्ट कर रहा है। हमने डाटा कलेक्ट भी कर लिया, हमने डाटा एनालाइज भी कर लिया, अब हम रिजल्ट्स बनाने की कोशिश करेंगे या उनको इंटरप्रेट करेंगे। एग्जामिनिंग द एनालाइज्ड डाटा टू ड्रा कंक्लूजन्स, जो डाटा है ऑन द बेसिस ऑफ दैट डाटा वी ड्रा कंक्लूजन्स, नताइज निकालते हैं, एंड मेक सेंस ऑफ द फाइंडिंग्स, और एक जो हमारी फाइंडिंग्स हैं, जो हमारा मुशाहिदा है या जो हम ढूंढने में, तलाश करने में कामयाब हुए हैं, उसको मीनिंगफुल बनाएंगे इन रिलेशन टू द रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस। शुरू में हम जिस बात को लेके चले थे कि हमारा रिसर्च गैप ये है, या मेरे ज़हन में ये सवाल है जिसका मैंने जवाब ढूंढना है, या मैं ये सपोज कर रहा हूँ ये मेरा हाइपोथेसिस है, ये मेरी थ्योरी है जिसको मैं साबित करना चाह रहा हूँ, उसके साथ हम मैच करेंगे कि जो मैं सोच रहा था क्या रिजल्ट्स भी वैसे आए हैं या रिजल्ट्स डिफरेंट आए। तो फ्रॉम इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू, इफ वी लुक एट दिस एग्जांपल, इंटरप्रेटिंग द डाटा टू कंक्लूड दैट स्टूडेंट्स हु एंगेज इन रेगुलर journaling activities demonstrate improved writing fluency and self expression. तो मुमकिन तौर पे मेरा ये एक रिजल्ट निकल सकता है कि जो लोग जर्नल्स वगैरह पढ़ते थे, रीडिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, उनकी राइटिंग भी अच्छी थी और बोलचाल में भी, कम्युनिकेट करने में भी वो लोग अच्छे थे। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऐसे रिजल्ट्स इंटरप्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आफ्टर एनालाइजिंग द डाटा, अ रिसर्चर इंटरप्रेट्स द रिजल्ट ऑफ अ स्टडी ऑन द इम्पैक्ट ऑफ अ न्यू ड्रग थेरेपी ऑन पेशेंट आउटकम्स and concludes that
इम्पैक्ट। वो काम जो हम करना चाह रहे थे कि एक मेडिसिन हम अप्लाई करना चाह रहे हैं और ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टेड डाटा और एनालिसिस रिजल्ट क्या निकला, ड्रग शोज प्रॉमिस इन रिड्यूसिंग सिम्टम्स ऑफ द टारगेटेड कंडीशंस, कि जो चीज हमने इनोवेशन लाई उस मेडिसिन ने वाकई ऐसे सिम्टम्स शो किए कि जो टारगेटेड कंडीशन थी कैंसर की, उसमें उसकी हीलिंग में या वो रिड्यूस हुई है बेसिकली। व्हेन वी आर डन विद द रिजल्ट्स वी ड्रा कंक्लूजंस। So basically now we are summarizing the findings and determining their implications। हम उसके इफेक्ट्स, एसोसिएशंस और कॉन्सिक्वेंसेस या इन्फरेंसेस देख रहे हैं कि जो हमारा रिसर्च प्रॉब्लम था, ये जो हमारी ब्रॉडर फील्ड थी जिसको हमने स्टडी किया है, उसकी फाइंडिंग्स क्या हैं और उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं। तो फ्रॉम इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू वी कंक्लूड दैट इनकॉर्पोरेटिंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स इन लिटरेचर करिकुला फॉस्टर्स अ मोर इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। मींस कि जितने ज्यादा आप लिटरेचर के पर्सपेक्टिव्स को करिकुलम में इंक्लूड करेंगे, स्टूडेंट्स के अंदर लर्निंग एनवायरनमेंट उतना इंक्लूसिव होगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें शामिल होंगे और उससे अम्यूज भी होंगे, उसको एंजॉय भी करेंगे और उनकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी। तो मींस पोइट्री भी, एसेस भी, क्रिएटिव राइटिंग भी, नॉवेल्स भी, ड्रामास भी, मींस कि कौन से स्टूडेंट को क्या चीज अपील करती है डिपेंड्स। एंड फ्रॉम सोशल पर्सपेक्टिव वी सी बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ अ स्टडी ऑन द इफेक्ट्स ऑफ अर्बन ग्रीन स्पेसेस ऑन मेंटल हेल्थ, कि जो शहरी आबादियां हैं उनके दरमियान जो पार्क्स होते हैं या ग्रीन स्पेसेस होती हैं वो मेंटल हेल्थ पे कैसे असरअंदाज होती हैं। रिसर्चर्स कंक्लूड दैट नतीजा ये निकला, इंक्रीजिंग एक्सेस टू पार्क्स एंड ग्रीन एरियाज इन सिटीज, अगर शहरों में पार्क्स और ग्रीन एरियाज ज्यादा हों, कुड हेल्प इंप्रूव रेजिडेंट्स वेलबींग। तो उससे लोगों की ओवरऑल जो लाइफस्टाइल है या वेलबींग जो है वो इंप्रूव करेगी, बेहतर होगी। बेसिकली रिसर्च प्रॉब्लम के बाद रिसर्च क्वेश्चन, हाइपोथेसिस, लिटरेचर रिव्यू, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, रिजल्ट्स और कंक्लूजन के बाद हमने ये फाइंडिंग निकाली कि ये चीज इंप्रूव करेगी। नाउ कम्युनिकेटिंग फाइंडिंग्स, जो फाइंडिंग्स हम निकाल चुके हैं, सो शेयर द रिसर्च फाइंडिंग्स विद द ब्रॉडर एकेडमिक कम्युनिटी, कि आपने जो काम किया है और अभी आप उस पर अपना एक एरिया ऑफ नॉलेज एक्सप्लोर कर चुके हैं, उसको एनहेंस कर चुके हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर चुके हैं, तो आप कम्युनिटी को भी बताएं थ्रू पब्लिकेशंस, थ्रू प्रेजेंटेशंस और अदर जो इस तरह के सोर्सेज है कि ये मैंने काम किया और उसका ये रिजल्ट निकला है, ताकि वो भी अपनी फील्ड में उस पर काम करें, इंप्रूवमेंट लेके आए और उसमें मजीद इनोवेशंस लेके आए। सो इसलिए ये रिसर्च का प्रोसेस नेवर एंडिंग प्रोसेस है, जिस तरह के मैंने आपको मोबाइल की एग्जांपल दी। तो फ्रॉम इंग्लिश पर्सपेक्टिव, प्रेजेंटिंग रिसर्च फाइंडिंग्स एट एन इंग्लिश एजुकेशन कॉन्फ्रेंस एंड पब्लिशिंग अ पेपर इन अ जर्नल स्पेशलाइजिंग इन लैंग्वेज आर्ट्स एजुकेशन। सो मींस जब आप पब्लिश कर देंगे, लोगों के साथ बात करेंगे उस पे, सेमिनार्स में, इंटरव्यूज में, तो लोगों तक आपका मैसेज पहुंचेगा। देन फ्रॉम सोशल पर्सपेक्टिव वी सी एन एग्जांपल, अ रिसर्चर राइट्स अ रिसर्च पेपर डिटेलिंग द मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स एंड implications of a study on the impact of technology use on adolescent sleep patterns। कि आजकल जो टेक्नोलॉजी का यूज है उससे हमारे स्लीप पैटर्न्स कितने डिस्टर्ब हुए हैं। जैसे कि हम मोबाइल यूज करते रहते हैं और हम स्लीप डिप्रिविएशन का शिकार हैं और हम सबका स्लीप डेट बढ़ा हुआ है। मींस के हमें 8 घंटे सोना चाहिए, जिसमें से 1.5 से 2 घंटे या 3 घंटे हमारे मोबाइल की नजर हो जाते हैं, एंड्रॉइड की, फेसबुक और इस तरह की एक्टिविटीज की, सोशल मीडिया की। तो 8 घंटे की बजाय हम 4.5 घंटे सोते हैं, तो ये हमारा एक स्लीप डेट बढ़ता जा रहा है। एंड सबमिट्स इट्स फॉर पब्लिकेशन इन अ साइंटिफिक जर्नल। तो उसने जो काम किया और अपने जो रिजल्ट्स और फाइंडिंग्स निकाली और कंक्लूजन्स दिए और वो किसी नतीजे पे पहुंचा, तो उसने फिर उसको पब्लिश करवाया ताकि और लोग भी इसको पढ़ें और इससे अपनी नॉलेज बेस को इंप्रूव करें। रिफ्लेक्टिंग एंड फ्यूचर डायरेक्शंस। तो रिफ्लेक्शन बेसिकली आप अपने ही काम के ऊपर बात करते हैं। जैसे कि हम आईना देखते हैं तो आईना हमें हमारी ही जात रिफ्लेक्ट करता है कि जो मैं उस वक्त नजर आ रहा हूँ, तो रिफ्लेक्ट कर। तो रिफ्लेक्टिंग ऑन द रिसर्च प्रोसेस, आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। आप खुद बताते हैं कि मेरी जो रिसर्च थी इसमें ये एरिया स्ट्रांग था, मेरी ये वीकनेसेस रह गई हैं, और आप सजेस्ट करते हैं कि अगर कोई और बंदा इस टॉपिक पे रिसर्च करे तो वो ये एरिया में काम करेगा, तो इसमें मजीद सर्च फॉर द नॉलेज हो सकती है। तो फ्रॉम इंग्लिश पर्सपेक्टिव वी डिस्कस एन एग्जांपल, रिफ्लेक्टिंग ऑन द चैलेंजेस एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग द रिसर्च प्रोसेस एंड अपोजिंग फ्यूचर स्टडीज टू इन्वेस्टिगेट द इम्पैक्ट ऑफ लिटरेचर बेस्ड इंटरवेंशंस ऑन मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट्स पॉपुलेशन। तो मीन्स ये कह रहे हैं कि ये मेरी रिफ्लेक्शन है कि मुझे ये चैलेंज रहा। क्या चैलेंज रहा रिसर्च प्रोसेस के दौरान? कि जो लिटरेचर बेस्ड इंटरवेंशंस हैं ऐसे स्टूडेंट्स पे जो कि मार्जिनलाइज्ड हैं, गांव में रहते हैं, जिनको पढ़ने के मौके नहीं मिले,
तो वो मैं चूंकि अपने एरिया ऑफ स्टडी में इंक्लूड ही नहीं कर सका, तो इसलिए कोई बंदा अगर नेक्स्ट फ्यूचर में रिसर्च करे मेरे टॉपिक को लेके, तो उसकी सैंपल जो हो सकती है वो लोग हो सकते हैं जो मुझसे मिस हो गए। फ्रॉम एजुकेशन पर्सपेक्टिव, आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडी ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ अ न्यू टीचिंग मेथड, अ रिसर्चर रिफ्लेक्ट्स ऑन द लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी एंड proposes future research directions। अब जो कुछ उसने काम किया है वो बता रहा है कि फ्यूचर में कौन सा एरिया है जो मेरी लिमिटेशन थी कोई और उसको मुकम्मल कर सकता है। सच एज इन्वेस्टिगेटिंग द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन स्टूडेंट्स रिटेंशन एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस, के स्टूडेंट कैसे किसी भी नॉलेज को लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रिटेन कर सकता है अपनी मेमोरी में और अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकता है। सो ये एक लिमिटेशन है किसी भी रिसर्च की, उस रिसर्च की जो कि कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन ये एरिया लिमिटेशन में आ गया है तो आप इस पे मजीद काम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच।